हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर ऑप्टिक्स से जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उसी का कलेक्शन करके आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें जो है दोस्तों, ऑप्टिक्स चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे गए हैं सभी को आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को आपको काफ़ी अच्छा तरह से समझाया गया है ताकि जो है आपको याद करने में आसानी हो। और दोस्तों, इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि दोस्तों आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें टोटल आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं, जिससे है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन इससे जरूर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारा ऑप्टिक्स का दूसरा वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला है, ठीक है, वह किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो पहला ऑप्शन दे रहा है उत्तल लेंस, दूसरा दे रहा है अवतल लेंस, तीसरा दे रहा है बेलनाकार लेंस और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर कोई एक बर्तन है, उसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, पानी भरा, इसके अंदर एक हवा का बुलबुला है, ठीक है। तो दोस्तों, पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होगा वह किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, पानी का अंदर का जो हवा का बुलबुला होता है दोस्तों, देखने में हमें उत्तल लेंस की तरह लगता है, ठीक है, उत्तल लेंस की तरह लगता है, लेकिन यह व्यवहार जो करता है दोस्तों, यानी जो व्यवहार करता है वह अवतल लेंस की तरह करता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। देखने में उत्तल लेंस होता है लेकिन यह व्यवहार जो करता है अवतल लेंस की तरह करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वह किसका होता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है समय का, दूसरा दे रहा है ऊर्जा का, तीसरा दे रहा है दूरी का और चौथा दे रहा है प्रकाश की तीव्रता का। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वह दूरी का होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वह दूरी का होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष वाली आँख जो है साफ साफ देख सकते हैं, यानी जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है वह साफ साफ मैंने देख सकता है वस्तु को। तो पहला ऑप्शन है दूर की वस्तुओं को, दूसरा है निकट की वस्तुओं को और चौथा है अनंत की वस्तुओं को, और तीसरा में अनंत की वस्तुओं को और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है तो वह जो है साफ साफ देख सकता है निकट की वस्तुओं को, ठीक है, याद रखिएगा निकट की वस्तुओं को। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, निकट की वस्तुओं। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ रहेगा तो वह निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, लेकिन जो है दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो हो गया निकट की वस्तुओं, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। यही अगर आपसे पूछता कि दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकता है, तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष वाली आँख जो होगा दूर की वस्तु देख लेगा, ठीक है, लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि इसमें बहुत लड़कन कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से याद करिएगा कि निकट दृष्टि दोष वाली जो आँख होगा साफ साफ देख सकता है निकट की वस्तुओं को, और दूर दृष्टि दोष वाली जो आँख है वह साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को, ठीक है। और दोस्तों, निकट दृष्टि दोष वाली दोष जो होता है वह किस कारण से होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मेरा जो नेत्र का लेंस जो है दोस्तों, नेत्र का मेरा जो लेंस है वह जो होता है उसका जो साइज जो होता है मोटा हो जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि कब होता है, जब साइज मोटा हो जाता है, नेत्र लेंस का जो साइज होता है वह मोटा हो जाता है, जिसके कारण इसका फोकस दूरी कम जाता है, ठीक है। इस कारण से निकट दृष्टि दोष होता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और निकट दृष्टि दोष का उपचार जो होता है अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे 3 प्रश्न बताए हैं, आपको सभी को याद रखना है ताकि एग्जाम में अगर किसी तरह से भी प्रश्न पूछे तो आप उसे आसानी से जवाब दे सके। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है निकट दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकता है तो वह निकट की वस्तुओं को, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान। दोस्तों, अगर आप तरंगदैर्घ्य यानी आप वेवलेंथ को अगर बढ़ा रहे हैं तो मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी मेरा म्यू का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे तरंगदैर्घ्य बढ़ाया जा रहा है तो
अपवर्तनांक का जो मान होता है दोस्तों वह घटता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप तरंगदैर्घ्य को बढ़ाते हैं तो अपवर्तनांक का जो मान होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो घटता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, घटता है। ठीक है, आपको याद रखना है तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का जो मान होता है वह घटता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर में कह रहा है कि एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन किस रंग का होता है। दोस्तों एक प्रिज्म है, ठीक है, एक प्रिज्म है, प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश ने गुजर रहा है, तो उसमें जो रंग कहने का मतलब स्पेक्ट्रम जो बनता है उसमें न्यूनतम विचलन किस रंग का होता है। ठीक है, इस तरह से कोई श्वेत प्रकाश जा रहा है तो यहाँ पे विचलन के बाद यहाँ पे 7 रंग में विभक्त हो जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग बेवजोर कहते हैं। तो इसमें जो है न्यूनतम विचलन जो होता है किस रंग का होता है। तो पहला ऑप्शन है बैगनी, दूसरा में दे रहा है पीला, तीसरा में दे रहा है लाल और चौथा में दे रहा है हरा। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम विचलन जो होता है वह लाल रंग का होता है। तो आप याद रखिएगा किसका न्यूनतम विचलन होता है, वह सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लाल रंग। और सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वह बैगनी रंग का होता है। आप ये भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है बैगनी रंग का होता है और सबसे कम जो होता है लाल रंग का होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह जो होता है दोस्तों लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है वह सबसे अधिक होता है और जिसका वेवलेंथ अधिक होता है वह जो होता है विचलन जो है सबसे कम होता है। ठीक है, ये सभी जो होता है रिलेशन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे न्यूनतम विचलन पूछा जा रहा है तो मेरा लाल रंग हो जाएगा और मैक्सिमम अगर पूछा जाता है यानी कहने का मतलब सबसे अधिकतम पूछा जाता तो मेरा बैगनी हो जाता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन लाल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन जो होगा वह लाल रंग का होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है। दोस्तों जब श्वेत प्रकाश की किरण जो है स्लैब में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है। तो पहला ऑप्शन है आवृत्ति में, दूसरा में है वेग में, तीसरा में है तरंगदैर्घ्य में और चौथा में है वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक ग्लास का स्लैब है यानी कांच का स्लैब है, इसमें प्रकाश आकर प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस में परिवर्तन होगा, आवृत्ति में, वेग में या तरंगदैर्घ्य में या वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में। तो दोस्तों यहाँ पे लाइट जो वेलोसिटी है वह एयर में जो होगा और जैसे ही ग्लास में यानी कांच में प्रवेश करेगा तो इसका वेलोसिटी जो होगा वह कम जाएगा, कहीं एयर में वेलोसिटी कुछ होगा और वेलोसिटी ग्लास में जो है कांच में जो है कुछ होगा। ठीक है, तो इसके कारण दोनों का पहला नंबर तो मेरा वेलोसिटी चेंज कर गया। ठीक है, और दोस्तों वेलोसिटी जब कम होगा तो वेवलेंथ भी कम जाएगा। ठीक है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में परिवर्तन होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मेरा जो है जब श्वेत प्रकाश स्लैब में प्रवेश करती है तो वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में जो होता है दोस्तों परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि जो है आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता और वेग और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे इस चैनल को जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर में कह रहा है कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है। दोस्तों किस कारण से, कहने का मतलब आपको किस कारण से जो है हवा का जो बुलबुला होता है पानी में चमकता नजर आता है। दोस्तों आप पानी में हवा का जो बुलबुला देखते होंगे वह चमकता नजर आता है, किस कारण से। तो पहला ऑप्शन दे रहा है परावर्तन से, दूसरा में दे रहा है अपवर्तन से और तीसरा में दे रहा है व्यतिकरण से और चौथा में दे रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो दोस्तों हवा का जो बुलबुला है पानी के अंदर चमकता नजर आता है, इसका जो कारण होता है दोस्तों वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। ठीक है, मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर जो होता है यानी जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है दोस्तों वह जो होता है आईटी सेक्टर यानी मेरा जो है संचार वगैरह में इसे यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर को। तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन है व्यतिकरण, दूसरा है प्रकीर्णन, तीसरा में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों इसका किस सिद्धांत पर कार्य करता है पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इसका जो काम है दोस्तों यह संचार माध्यम में इसे उपयोग किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह को मैंने सिग्नल वगैरह भेजने में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिद्धांत पर पूछा जा रहा है तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर काफी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो जल का
कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक होगा। दोस्तों यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों यह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः, यानी आपको जो है जल और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो आपको पूछा जा रहा है कि जल का कांच की अपेक्षा, ठीक है। तो आपको देखिए पहले जल का दिया हुआ है तो आपको जल वाला लिख लेना है 4/3, ठीक है। और कह रहा है कि जल का कांच की अपेक्षा, मैंने कांच के आपको बटा में रखना है कि आप धरिएगा थोड़ा सा, पहले जल लिखा है तो जल वाला लिख लीजिए, अपेक्षा कहेगा तो आपको बटा में लिखना है, ठीक है। तो बड़ा बटा का साइन दे दीजिएगा। कितना है मेरा कांच का, तो 3/2 है, ठीक है, 3/2 है। तो इसी को अगर आप सोल्यूशन करिएगा तो जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको बता देते हैं कि यह इस तरह का बड़ा बट्टा होता है दोस्तों, तो इसमें भागा का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3 भागा 3/2 इस तरह से लिख लीजिएगा। तो इसी को अगर आप पलट दीजिएगा दोस्तों तो किस तरह का हो गया, कहने का मतलब 4/3 गुने 2/3 हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, 8/9 मेरा ए ऑप्शन में दे रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको समझना है कि जल और कांच का अपवर्तनांक जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसे आप ध्यान से देखिएगा कि जल का कांच की अपेक्षा, तो जल का मैंने जल वाला पहले लिख लीजिएगा और कांच की अपेक्षा मैंने बटा में जो है आपको कांच का रखना है अपवर्तनांक। तो देखिए 3/2 है, कांच का रखे हैं, तो इसी को आपको भागा में कर देना है। तो इसको पलट दीजिएगा तो मेरा 4/3 गुने 2/3 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके 8/9 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। दोस्तों किस कारण से आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो पहला ऑप्शन है व्यतिकरण, दूसरा है प्रकीर्णन, तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वह प्रकीर्णन के कारण होता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। और दोस्तों अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अगर आकाश को देखेगा, कहने का मतलब अंतरिक्ष में अगर आकाश की ओर देखेगा तो उसको जो है आकाश जो है नीला नहीं दिखेगा, किस तरह से दिखेगा, तो वह काला दिखता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि जब अंतरिक्ष यात्री जो होता है आकाश को, अंतरिक्ष में अगर आकाश की तरफ देखता है तो वह आकाश उसको किस रंग का दिखाई देता है, तो काला रंग का दिखाई देता है। लेकिन हमारे पृथ्वी पर जो वायुमंडल होने के कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण हमारा आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि प्रकाशीय पथ बराबर होता है। दोस्तों प्रकाशीय पथ बराबर होता है, यानी ऑप्टिकल पाथ बराबर जो होता है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाशीय पथ बराबर जो होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि हीरा का यानी डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है करीब में कितना होता है। तो दोस्तों हीरा पहला ऑप्शन है 1, दूसरा में 1.5, तीसरा में 2.42 और चौथा में 1.33। तो दोस्तों हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2.42, ठीक है। और दोस्तों वन जो होता है किसका होता है, तो हवा का होता है, एयर का होता है, ठीक है। आपको याद रखना है वन जो होता है एयर का होता है, हवा का। और 1.5 जो होता है दोस्तों वह ग्लास का होता है, यानी कांच का होता है, ठीक है। आपको याद रखना है। और 4.2 जो हो गया यह डायमंड का हो गया, यानी हीरा का। और 1.33 जो होता है यह वाटर का होता है। आपको हम 4 बता दिए, आपको चार को ही सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। हीरा का जो हो गया 2.42 और एयर यानी हवा का जो होता है 1 होता है और ग्लास कांच का होता है 1.5 और वाटर का यानी पानी का 1.33 होता है। तो आपको सभी को याद रखना है। हीरा का यहाँ पे मेरा सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2.42, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 13 नंबर में करा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है। दोस्तों यानी किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है तो वह किस लेंस का व्यवहार करेगा कि उसका जो है उसे है सही दिखने लगे। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में क्या बताए थे कि जो निकट की वस्तु जो है वह साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, ठीक है। तो उसे किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो वह जो है पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस और तीसरा है बेलनाकार लेंस और चौथा है बाइफोकल लेंस। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है। यानी जो है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यही दोस्तों यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर
दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और दोस्तों अबिंदुकता, ठीक है, अबिंदुकता जो होता है उससे दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष, आपको याद रखना है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आपसे यहाँ पे 4 तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस, और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस। ठीक है। तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष पूछा जा रहा है, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। दोस्तों यहाँ पे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी माने एफ बराबर जो दिया हुआ दोस्तों, यह 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको उत्तल लेंस दिया हुआ है। ठीक है। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है दोस्तों वह पॉजिटिव होता है। ठीक है। यानी मेरा जो डायोप्टर में जो निकल के आएगा क्षमता वह पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है। तो मेरा पावर ऑफ लेंस का जो फार्मूला होता है वह 1/f होता है। यानी लेंस का क्षमता का जो फार्मूला होता है दोस्तों 1/f होता है, और एफ जो होता है दोस्तों यह मीटर में होना चाहिए। ठीक है। यानी अगर आप इसे कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में तो 100/f हो जाता है। ठीक है। आप मैंने f को सेंटीमीटर में ढाल सकते हैं। तो यहाँ पे 100/20 करिएगा तो कितना आ जाएगा, मेरा 5 मतलब कट जा रहा है। ठीक है। तो 5 आ रहा है, तो मेरा देखिए 5 निगेटिव में भी दिया है, पॉजिटिव में दिया हुआ है, लेकिन आपको हम बताएं कि उत्तल लेंस का जो होता है फोकस दूरी होता है वह पॉजिटिव होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 5 डायोप्टर। ठीक है। क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर, मेरा जो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का जो क्षमता होगा क्या होगा 5 डायोप्टर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में करा है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग जो होगा महत्तम होगा, यानी लाइट ऑफ वेलोसिटी जो होगा मैक्सिमम किस में होगा, तो पहला ऑप्शन है लोहा में, दूसरा है शीशा में, और तीसरा है पानी में, और चौथा है निर्वात में। तो दोस्तों प्रकाश का वेग जो महत्तम होता है वह निर्वात में होता है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निर्वात में। ठीक है। आपको क्या याद रखना है, प्रकाश का वेग जो होता है महत्तम होता है तो निर्वात में कितना होता है दोस्तों, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट ऑफ वेलोसिटी इन वैक्यूम यानी निर्वात में होता है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे पानी में कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आपको ये भी याद रखना है, वाटर के लिए भी याद रखना है, और ग्लास के लिए भी याद रख लीजिएगा दोस्तों कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। आपको 3 बता दिए हैं, तीनों को आप याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। ठीक है। ये प्रकाश का वेग जो होता है महत्तम होता है तो निर्वात में होता है, और भी आपको कितना होता है तो 3 × 10⁸ जो है 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और यह जो होता है वाटर में वेलोसिटी होता है लाइट का, और यह जो होता है ग्लास में होता है। ठीक है। आपको सभी को याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, तो यहाँ पे मेरा जो हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे 15 नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में करा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। दोस्तों निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा है पानी, तीसरा है लोहा, और चौथा है हीरा। तो दोस्तों अभी हम आपको पीछे बताए सभी का आपको अपवर्तनांक का बताए थे, तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कांच का कितना होता है तो 1.5 होता है, और वाटर का जो होता है पानी का जो होता है 1.33 होता है, और लोहा दिया हुआ है दोस्तों, और हीरा जो दिया हुआ उसका 2.42 होता है। ठीक है। तो दोस्तों अपवर्तनांक जो होता है सबसे मैक्सिमम जो होता है वह हीरा का होता है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हीरा कितना होता है तो 2.42 होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। दोस्तों सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो पहला ऑप्शन है सतत, दूसरा है रेखिक स्पेक्ट्रम, और तीसरा है काली रेखा का स्पेक्ट्रम, और चौथा है काली पट्टी का स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वह सतत होता है। मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सतत। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। दोस्तों सामान्य समायोजन के लिए जो खगोलीय दूरदर्शक होता है उसका आवर्धन क्षमता आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है। तो दोस्तों एम मैग्निफिकेशन बराबर जो होता है खगोलीय दूरदर्शक का वह -FO/F ही होता है। ठीक है। आपको याद रखना है -FO/F ही होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता जो होता है वह FO/F ही होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। यहाँ पे दोस्तों खगोलीय दूरदर्शक का आपको लंबाई भी पूछा जाता है कि खगोलीय दूरदर्शक का लेंथ बराबर क्या होता है, लंबाई बराबर क्या होता है, तो वह जो होता है दोस्तों FO+F ही हो जाता है। ठीक है। आपको ये भी फार्मूला याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। FO+F ही वो जो होता है दोस्तों वह अभिदृश्यक लेंस होता है का अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी, और यह जो होता है एफ ही जो होता है नेत्रिका लेंस का फोकस दूरी होता है। ठीक है। तो लेंथ बराबर अगर खगोलीय दूरदर्शक का लेंथ बराबर जो पूछे लंबाई बराबर तो FO+F ही हो जाएगा, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन पूछा जाएगा तो वह -FO/F ही हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि प्रकाश का रंग का कारण है। दोस्तों प्रकाश का रंग का कारण है, पहला ऑप्शन है इसकी आवृत्ति, दूसरा है इसका वेग, तीसरा है इसकी कला, और चौथा है इसका आयाम। तो दोस्तों प्रकाश
प्रकाश का रंग का कारण जो होता है दोस्तों वह इसकी आवृत्ति होता है। मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, इसकी आवृत्ति। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है प्रकाश का रंग का कारण होता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा इसकी आवृत्ति। और दोस्तों यहाँ पे तरंगदैर्घ्य भी अगर रहेगा तो ऑप्शन में हो सकता है इसका तरंगदैर्घ्य के कारण भी इसका प्रकाश का रंग होता है। ठीक है, आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य जो होता है दोनों इसका रंग का कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आवृत्ति दिया हुआ था, मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये सभी जो है दोस्तों इसमें जो है प्रकाश का रंग का कारण नहीं होता है, तो कारण जो होता है वह आवृत्ति होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब वह व्यवहार करता है। दोस्तों एक उत्तल लेंस है, ठीक है, एक उत्तल लेंस है दोस्तों, यहाँ पे एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जा रहा है। ठीक है, तो वह व्यवहार करेगा। यानी दोस्तों एक मैंने कहने का मतलब इस तरह से कोई वाटर रखा हुआ है, यहाँ पे एक उत्तल लेंस को आपको लाकर इसमें डाला गया। ठीक है, इस तरह वाटर भरा हुआ है, उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो वह किस लेंस के व्यवहार करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन होता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे मेरा जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वह कितना होता है 1.33 होता है, और मेरा जो इसका लेंस का जो होगा वह ग्लास का बना हुआ होगा तो वह उसका जो हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी मेरा जो कहने का मतलब जिस द्रव्य में डुबाया जा रहा है, यानी मेरा जिस लिक्विड में डुबाया जा रहा है उसका उससे कहीं मैंने इसका ज़्यादा हो जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इससे जो होगा वो उस पर कहने का मतलब मेरा जो लेंस का जो उसका जो व्यवहार होगा वह बदलेगा नहीं, यानी उसका प्रकृति में बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो वह व्यवहार करता है, तो वह उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करता है, उसका प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो होता है दोस्तों यहाँ पे वाटर का जो अपवर्तनांक है 1.33 है और ग्लास का जो है 1.55 है। ठीक है, तो अगर आप मैंने ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले को अगर कम वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर आप डालते हैं तो उसका जो प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यही दोस्तों अगर यहाँ पे मेरा पहला कंडीशन बनता है तो इसमें मेरा यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से एक दो क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ। कहने का मतलब अगर आप कहने का मतलब इस तरह से वाटर इसमें अगर कोई भी कहने का मतलब जितना कहने का मतलब दोनों का अपवर्तनांक सेम, कहने का मतलब यहाँ पे अगर वाटर है तो इसका 1.33 होगा, और कोई भी अगर लेंस आप लाकर इस इतना ही अपवर्तनांक अगर आप इसका भी 1.33 अगर आप डाल देते हैं वाटर में लेंस को, तो इसका जो है प्रकृति जो होगा कहने का मतलब यह समतल प्लेट की तरह व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको बताया कि अगर यहाँ पे एक पानी का बुलबुला डाल दिया जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब इसका 1.33 है और पानी का बुलबुला कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। यानी मेरा जो वाटर का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वाटर का जो है सॉरी एयर का जो है वायु यानी बुलबुला है तो इसके अंदर हवा भरा हुआ होगा, तो इसमें जो है कम होगा, तो जिसके कारण जो होता है कि मेरा जो इसका लेंस का जो प्रकृति होता है वह बदल जाता है। उत्तल लेंस जो होता है अवतल लेंस की तरह, और अवतल लेंस जो होता है उत्तल के लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। इसीलिए जो होता है पानी का अंदर जो होता है यह हवा का बुलबुला जो है अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, लेकिन दिखने में हमें लगता है उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन इस तरह से घुमा घुमा कर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा यह जो होता है रिलेशन जो होता है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होता है कि किस तरह से दोनों में रिलेशन है। तो आपको याद रखना है कि जिस द्रव में डुबाया जा रहा है उससे अगर अधिक लेंस का अगर आप अधिक मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर आप डुबा रहे हैं लेंस को तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपका कम रहेगा तो उसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का बराबर रहेगा तो वह समतल प्लेट की तरह ही व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो वह व्यवहार करता है, यानी उत्तल लेंस जो होगा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाएगा 1.5 होगा, और पानी का जो होगा 1.33 होगा। इसके कारण जो है उसका प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि दो लेंस जिनके फोकस दूरी क्रम से इतना इतना माने 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो इनके समायोजन के फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों दो लेंस दिया हो जिसका फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो समायोजन के फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों समायोजन के फोकस दूरी यानी आपको जो पूछा जा रहा है वह जो है इसका फार्मूला होता है 1/f बराबर f1 प्लस के f2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे f मेरा जो है समायोजन की फोकस दूरी है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1/20 प्लस 1/5। ठीक है, तो इसी को अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो मेरा यहाँ पे एलसीएम लेकर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5/20 आ जाएगा। इसी को अगर आप काटिएगा तो 1/4
सॉरी 4 आ जाएगा, ठीक है, 1/4 आ जाएगा। तो F बराबर यहाँ पे 1/F लिखा हुआ है, तो यहाँ पे F बराबर जो हो जाएगा यानी कैपिटल F बराबर जो हो जाएगा वह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 1/F बराबर जो हो जाएगा 1/4 आया है। तो इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कैपिटल F बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, मेरा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मेरा सी। समायोजन का फोकस दूरी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्टली आपको बता देते हैं दोस्तों, जो दूरी दिया हुआ दोनों को आप गुना कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितना 20 है 5 है, और दोनों को जोड़ के नीचे में आप लिख दीजिएगा कितना आ रहा है तो 25। इसी को 5 मरतब काट दीजिएगा, ये 4 मरतब कट जाएगा, ठीक है। तो मेरा 4 सेंटीमीटर आप इसे डायरेक्टली आप बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। नहीं तो आपका फार्मूला आपको ये होता है, इस पर आप रखकर इसका फार्मूला यूज करके आप इसका फोकस दूरी करने मतलब समायोजन के फोकस दूरी आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, ठीक है। नहीं तो आपको दोनों को जोड़ना है, सॉरी दोनों को गुना करना है, यानी 20 × 5 और बटा के 25। इसी को आप काट दीजिएगा तो मेरा 5 मरतबे और ये 4 मरतब कट के मेरा 4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि दो लेंस जिनके क्षमता क्रमशः 5 डायोप्टर और 20 डायोप्टर है, तो इनके समायोजन के फोकस दूरी, दोस्तों आपको यहाँ पे क्षमता दे दिया, ठीक है, वहाँ पे फोकस दूरी दे रहा था, यहाँ पे आपको क्षमता दिया हुआ है, तब आपको समायोजन के फोकस दूरी बताना है। तो दोस्तों आप लेंस का समायोजन का लेंस के क्षमता का समायोजन का फॉर्मूला पढ़ोगे कि P बराबर जो होता है वह P1 प्लस के P2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे P1 मेरा कितना है 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे P2 जो है 20 दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ के कितना आ गया मेरा 25 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे लेंस के क्षमता का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि P बराबर 1/F होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है मेरा P/1 इसी को फार्मूला को याद मैंने सॉरी यूज करके हम देखिए इसको बना देंगे। तो मेरा यहाँ पे 25 डायोप्टर मेरा यहाँ पे आ गया, कहने का मतलब लेंस का जो समायोजन, लेंस का क्षमता का समायोजन करके हम लाए तो वह 25 डायोप्टर आ गया। तो यहाँ पे देखिए मेरा 25 डायोप्टर याद रखिएगा, P जो है मेरा डायोप्टर मैंने 25 डायोप्टर हो गया यह, और इसको अगर आप कहने का मतलब चेंज करिएगा तो 100/F हो जाएगा। तो F जो हो जाएगा इसको अगर काटिएगा आप कितना मतलब 4 मतलब कट जाएगा। तो यहाँ F बराबर जो हो जाएगा दोस्तों यह कितना हो जाएगा तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से मेरा कौन सा ऑप्शन है, मेरे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको इस तरह से आप बना सकते हैं कि पहले दोनों का आप क्षमता का समायोजन कर लीजिएगा, उसके बाद फोकस दूरी इस रिलेशन से मैंने आप बना सकते हैं कि P बराबर जो होता है 1/F होता है, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। नहीं तो आप जो है डायोप्टर दिया हुआ है तो यहाँ पे मेरा जो है एक कंडीशन में F1 निकाल लीजिए इसके कंडीशन में, और दूसरा जो है इसमें निकाल लीजिए, 2F आ जाएगा। फिर उसी फार्मूला से जो आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि 1/F बराबर जो होगा वह 1F1 प्लस F2 1/F2 इस फार्मूला से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक F आ जाएगा, यहाँ से एक F आ जाएगा, और दोनों को ऐड करके आप बना सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी बना सकते हैं। तो मेरा जो हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है कि मानव नेत्र का विभेदन क्षमता होता है, दोस्तों मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में होता है, ठीक है, तो वह 1 मिनट होता है, यानी मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता जो होता है वह 1 मिनट होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कहा कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। दोस्तों कांच से हवा में जब प्रवेश कर रहा है प्रकाश, तो क्रांतिक कोण का जो वैल्यू होगा वह सबसे कम होता है। तो पहला ऑप्शन लाल रंग के लिए, दूसरा मेरा हरे रंग के लिए, तीसरा मेरा पीले रंग के लिए, और चौथा मेरा बैंगनी कलर रंग के लिए। तो दोस्तों कांच से हवा में जब प्रवेश करेगा तो प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम जो होगा दोस्तों वह बैंगनी रंग के लिए होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैंगनी कलर के लिए, ठीक है। और सबसे अधिक जो होगा दोस्तों प्रकाश का क्रांतिक कोण का वैल्यू जो सबसे अधिक होगा तो वह लाल रंग के लिए होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे कम पूछा जा रहा है तो बैंगनी रंग के लिए हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में कह रहा है कि प्रकाश का के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को पुष्टि करता है। दोस्तों प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को जो पुष्टि करता है, तो पहला उसमें व्यतिकरण, दूसरा में परावर्तन, तीसरा में ध्रुवन, और चौथा में वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो प्रकृति को पुष्टि करता है वह ध्रुवन है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्रुवन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को पुष्टि करता है वह ध्रुवन, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य। दोस्तों जब प्रकाश की किरण जो है ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताएं कि इस तरह से कोई ग्लास स्लैब है, तो यहाँ पे अगर प्रकाश इसमें वेलोसिटी प्रकाश एयर में जो होगा वेलोसिटी
वह कितना होता है, तो वह 3 × 10⁸ होता है, ठीक है। और ग्लास में जैसे ही प्रवेश करेगा तो इसका कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग, तो दोस्तों यहाँ पे न्यू बराबर जो होता है वह c/λ होता है, ठीक है। यानी मेरा है कहने का मतलब मेरा जो यहाँ पे c यानी मेरा लाइट ऑफ वेलोसिटी है, लाइट ऑफ वेलोसिटी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं लाइट ऑफ वेलोसिटी जो है वह कम जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो जब ये कमेगा तो ये भी कम जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है कहने का मतलब मेरा c बराबर इसको ν/λ कर सकते हैं, यानी मेरा c कमेगा तो मेरा लैम्डा भी कम जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, तो यह घटता है, इसका तरंगदैर्घ्य जो हो जाएगा वह घटता है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य जो हो जाएगा वह घटता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो हो जाएगा 27 नंबर में कह रहा है कि यदि समान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब समय संयोग की फोकस दूरी होगी। दोस्तों कहने का मतलब फोकस दूरी जो है समान फोकस दूरी है, तो दो उत्तल लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा हुआ है, तो आपको बताया कि 1/f बराबर जो होता है 1/f1 प्लस के f2 होता है, ठीक है। 1/f2 होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि समान फोकस दूरी दिया हुआ है, ठीक है। समान फोकस दूरी तो संयोग के फोकस दूरी यानी आपको जो दोनों लेंस को कंबाइंड करिएगा तो उसका जो फोकल लेंथ आएगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो वो क्या होगा, तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो कहने का मतलब 1/f प्लस 1/f हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/f बराबर जो आ जाएगा वह 2/f आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो f बराबर जो हो जाएगा कैपिटल F बराबर जो हो जाएगा f/2 आ जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, मेरा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। f बराबर जो मेरा संयोग की फोकस दूरी जो हो जाएगा वह f/2 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर में कह रहा है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। दोस्तों एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, पहला ऑप्शन प्रकीर्णन, दूसरा व्यतिकरण, तीसरा वर्ण विक्षेपण, चौथा विवर्तन। तो दोस्तों एक पतले फिल्म का रंग का कारण जो है तो वह व्यतिकरण होता है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में कह रहा है कि दो लेंसों की क्षमताएं +12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है, इन्हें संपर्क में समकक्षीय रूप में रखने पर संयोग की फोकस दूरी होगी। दोस्तों दो लेंस है तो उसका जो क्षमता दिया हुआ है और उसमें संपर्क में समाक्षीय रूप में यानी जो है कहने मतलब उसका एक्सिस जो है समान में रखा हुआ है, ठीक है। तो उसका संयोग की फोकस दूरी होगा वो क्या होगा, तो दोस्तों आपको बताएं कि पहले मेरा जो है लेंस का जो क्षमता का जो मेरा समायोजन होता है उससे निकाल लेंगे। तो मेरा जो पहला का दिया हुआ है वह +12 डायोप्टर दिया हुआ है और दूसरा का जो दिया हुआ है -2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो मेरा कितना आ गया, मेरा 10 डायोप्टर आ गया, ठीक है। मेरा जो समायोजन की क्षमता जो हो गया वह 10 डायोप्टर हो गया। और क्षमता बराबर जो फार्मूला होता है क्षमता और फोकल लेंस में जो रिलेशन होता है P/1/f होता है, ठीक है। तो मेरा जो है यहाँ पे 10 डायोप्टर आ गया और 1/f हो गया, यानी अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो वह 100/f हो जाएगा। तो f बराबर यहाँ पे कट जाएगा, मेरा f बराबर जो आ गया कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो मेरे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, मेरा बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इतना जो क्षमता दिया हो तो सबसे पहले इसका जो है समायोजन के हम निकाल लिए कि इसका समायोजन की क्षमता कितना हो जाएगा, तो 10 डायोप्टर आ गया, ठीक है। और इसी से हम यहाँ पे दोनों में रिलेशन धर दिए कि P बराबर जो होता है लेंस ऑफ पावर जो होता है वह 1/f होता है। तो यहाँ मेरा P जो दिया हुआ 10 डायोप्टर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो मेरा f यहाँ पे 10 सेंटीमीटर निकल कर आ गया, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर में कह रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। दोस्तों समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होते हैं, तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा अनंत और तीसरा 10 सेंटीमीटर और चौथा 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। इससे होगा हम कोई वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों आपके पास अब समय बहुत ही कम है और दोस्तों जितना अगर आप मेहनत करिएगा उतना ही आपके लिए आपके जीवन के लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आप लोग जी जान लगा कर मेहनत करिए ताकि आपका जो है माता पिता का नाम रोशन हो सके। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।